A man might stare from sun to sun, but a woman's work is never done. Are we really growing towards a society with equality and respect? क्या स्कूल वालों को हल्की सी भी शर्म नहीं आती अपने ही स्टूडेंट्स के साथ ये सब करते हुए? अब आपको लगता होगा कि पेट्रियार्की से लड़कों को कितना फायदा होता है, लड़कों की जिंदगी कितनी आसान है। नहीं दोस्तों, पेट्रियार्कल सोच किसी के लिए भी अच्छी नहीं। United Nations Chief Antonio Guterres has called for an end to gender inequality. Economic inequality. It's a curious phenomenon, really. On one hand, society showers women with flowers, with praise. Your resilience is talked about. On the other hand, it systematically undervalues their labor. ऋग्वेद में लिखा है, The wife and husband, being the equal halves of one substance, are equal in every respect. Therefore, both should join and take equal parts in all works, religious and secular. ये एक ऋग्वेद का जमाना था जहाँ पर महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाते थे and they were second to none. Fast forward to now, हमें ऐसी न्यूज देखने को मिलती है. This comes after a video went viral all over the social media. क्या ऐसे इंसिडेंट्स हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करते? Are we really growing towards a society with equality and respect? क्या स्कूल वालों को हल्की सी भी शर्म नहीं आती अपने ही स्टूडेंट्स के साथ ये सब करते हुए? और कैसे ये पेट्रियार्कल सोच ना सिर्फ लड़कियों बट पूरे समाज के लिए एक खतरा है? चलिए आज के इस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। 14 जनवरी 2025 तमिलनाडु के पल्लकोडु गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में एक यंग लड़की अपने नोटबुक को बंद करते हुए थक कर बैठती है। वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रही थी, वो वहाँ टॉयलेट साफ कर रही थी, पानी भर रही थी और घंटों घंटों स्कूल में पढ़ने की जगह घर के काम कर रही थी। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये इस स्कूल के कई लड़कियों का हाल है। पर आप सोच रहे होंगे क्या ये एक अकेला इंसिडेंट है? बिल्कुल नहीं, because just 2 days earlier another story broke. Coming in right now, Jharkhand school stripping horror. Principal forces class 10 girls to remove shirts. और अगर तमिलनाडु के इंसिडेंट ने आपका दिमाग हिला दिया तो ये झारखंड की स्टोरी तो आपको गुस्सा दिला देगी। 12 जनवरी को ऐसे रिपोर्ट्स आए कि झारखंड के किसी स्कूल में 100 से भी ज्यादा लड़कियों को उनके शर्ट्स निकालने के लिए मजबूर किया गया। रीजन? उस दिन बच्चों के स्कूल का लास्ट दिन था तो वो एक दूसरे के शर्ट्स पर गुड विशेस लिख रहे थे और ये बात प्रिंसिपल को पसंद नहीं आई। मतलब शर्म नाम की थी कोई चीज ही नहीं है। एक सेलिब्रेशन जो प्योर इनोसेंस का एग्जाम्पल था वो एक ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट में बदल दिया गया। गर्ल्स वर लेफ्ट एम्बैरेस्ड, एक्सपोज्ड एंड स्कार्ड फॉर लाइफ। इनमें उनका क्या कसूर था? बट दीज इंसिडेंट्स आर नॉट जस्ट वन ऑफ्स, दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ अ डीपर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कोई नई बात नहीं है, ये सालों साल से चला जा रहा है। एक जमाना था जहाँ पर समाज में औरतें ना सिर्फ रिस्पेक्टेड थी बल्कि सोसाइटी के हर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। ऋग्वेद के स्क्रिप्चर्स में औरतों को सहधर्मिणी कहा गया है, जिसका मतलब है मेल काउंटरपार्ट्स की इक्वल पार्टनर। दे वर स्पिरिचुअल स्कॉलर्स, वॉरियर्स एंड इवन लीडर्स। ऋषिका गर्गी और मैत्री जैसे एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि एजुकेशन और इंडिपेंडेंस उस जमाने का एक स्ट्रॉन्ग पिलर था। ऐसे वैदिक हिम्स हमें ये दिखाते हैं कि विजडम और इंटेलेक्चुअल परसूट्स सिर्फ पुरुषों तक लिमिटेड नहीं थे। पर ये गोल्डन एरा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। इक्वालिटी के सपने हमने धीरे धीरे खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर दिए। मॉडर्न सोसाइटी में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली कई वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेप उठाए हैं। एजुकेशन राइट्स, वर्कप्लेस अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल पे जैसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। लेकिन अगर पेपर पे ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं तो ग्राउंड रियलिटी काफी अलग है। बायसेस जो सेंचुरीज से चली आ रही हैं वो अभी भी कई जगह विजिबल है, बस अब वो ज्यादा सटल और लेयर्ड हो चुकी है। आज का जेंडर बायस चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है। बचपन में लड़कों को टॉयज में कार, टॉय गन, सोल्जर दिए जाते हैं। बॉयज को एग्रेशन से एसोसिएट करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बार्बी डॉल्स, मेकअप, ज्वेलरी एंड किचन सेट जैसे टॉयज दिए जाते हैं। स्कूल्स में अगर लड़के बदमाशी करते हैं तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर लड़कियां बदमाशी करती हैं तो उन्हें कहा जाता है लड़की हो, तमीज से रहो। तुम लड़की होके भी ऐसी हरकतें करती हो। हमारे मीडिया में, एड्स में लड़कियों को अक्सर घर के काम करते हुए दिखाया जाता है। कभी आप किसी मेल कैरेक्टर को घर का काम करते हुए नहीं देखोगे। वुमेन के करियर एम्बिशंस
को उनके पर्सनल ऑब्लिगेशन से कभी अलग नहीं देखा जाता। अगर एक वर्किंग वुमन लेट तक काम करे तो उससे क्वेश्चन किया जाता है, तुम्हें घर पे टाइम देना चाहिए ना, बच्चों का क्या होगा। उसके कॉन्ट्ररी अगर एक आदमी लेट काम करता है तो उसे हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस बोला जाता है। ऐसी सोच पर्सनल लाइफ में भी हर एस्पेक्ट पे दिखते हैं। जब एक लड़का छोटी सी बात पे रो देता है तो उसे कहा जाता है लड़कियों की तरह मत रो। लेकिन जब एक लड़की असर्टिव और अपने ओपिनियंस क्लियर रखे तो उसे बॉसी या टू इमोशनल बोल दिया जाता है। इसका रीजन सोसाइटी की लैंग्वेज और परसेप्शन इस तरह डेवलप हुई है कि लड़कियों को पैसिवनेस और लड़कों को डोमिनेंस की तरफ पुश किया जाता है। अभी रिसेंटली एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम ने कहा था कि हस्बैंड्स को इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग एट देयर वाइफ्स दे शुड स्पेंड 90 आवर्स वर्किंग इन द ऑफिस इंस्टेड। तो चलिए हम ये पूछते हैं, क्या होगा कि अगर एक हस्बैंड स्टेयर्स फॉर 90 आवर्स एट हिज वाइफ, उसे क्या दिखेगा? द नेक्स्ट डे ही क्रॉल्ड आउट ऑफ बेड एज सून एज हिज वाइफ रोज। He stared at her, as in the pre-dawn she made him tea, put on the water pump before the municipal supply stopped, made breakfast. He stared at her while she woke up their son and daughter, got them dressed, and gave them breakfast and packed lunch. He stared at her as she walked them to their school bus, made a different lunch for him, which had to be different each day. He accompanied her to her office, staring at her as she performed the official duties. As he stared at her, he noticed that her male colleagues, who were much better paid than she was, piled up more and more jobs for her to do while they sat around drinking endless cups of tea. He stared at her as in her lunch break, she rushed home to get the children back from the school bus into the flat and rushed back to the office. When they got home, he stared at her as she cooked dinner, loaded the washing machine, supervised the children's homework, washed the dinner dishes and utensils. He stared at her through Saturday and Sunday, which were holidays and which have her time to do all the dusting and sweeping and iron clothes and bed sheets which the maid had left undone. After 90 hours of staring at his wife, he decided 90 hours at his office was better. Staring at his wife was too much hard work. अभी जेंडर पे गैप के बारे में बोलते हैं। पूरी दुनिया में जेंडर पे गैप सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में दिखाई देता है एंड फुटबॉल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। यूके में एक टॉप मेल फुटबॉलर की एवरेज एनुअल सैलरी होती है 2.8 मिलियन पाउंड्स, जबकि वुमेन सुपर लीग की एक फीमेल फुटबॉलर बस 30,000 पाउंड्स कमाती है एनुअली। और अगर लायनेसेस की बात करें जो वुमेन्स यूरोस 2022 जीतकर हिस्ट्री बनाई थी, तो उनके प्राइज मनी का कम्युलेटिव टोटल था 1.3 मिलियन पाउंड, जो मेन के 2020 यूरोस जीतने पर मिलने वाले 9.5 मिलियन पाउंड्स के छोटे के टुकड़े के बराबर है। अटेंडेंस बढ़ा 227%, फीमेल प्लेयर रजिस्ट्रेशंस बढ़ गई 12.5% और फिर भी पे वही अनइक्वल रहा। एग्जाम्पल, इंग्लैंड के कैप्टन लिया विलियमसन ने 2021-22 सीजन में बस 200,000 पाउंड अर्न किया, जितना हैरी केन एक हफ्ते में कमा लेते हैं। आपको जीनियस लोग कहेंगे कि वुमेन कम पैसा इसलिए कमाती हैं क्योंकि वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ रेवेन्यू कम होना ही एक डीपर प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है जो सोसाइटी में इनग्रेन्ड है। वुमेन कम रेवेन्यू इसलिए जनरेट करती हैं क्योंकि सोसाइटी को अभी भी वही लगता है कि वुमेन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री में वुमेन को प्रोफेशनल स्पोर्ट से दूर रखा गया था। वुमेन स्पोर्ट्स की पहली प्रोफेशनल लीग 1940s में बनी, और वो भी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ कि कपड़े कैसे पहनना है और बिहेव कैसे करना है। टाइटल 9 लॉ के 1972 में पास होने तक वुमेन को एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी तक लीगली अलाउड नहीं थी। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जैसे इवेंट्स में भी उनका पार्टिसिपेशन 1980s तक बैंड था, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग इनफ ही नहीं माना जाता था। आज की रेवेन्यू गैप का असली कल्प्रिट वही रिस्ट्रिक्टेड हिस्ट्री है, पर आयरनी ये है कि अब पॉपुलैरिटी के आर्गुमेंट वैलिड नहीं बनता। 2019 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल ने यूएस में 22% ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट की थी मेंस फाइनल 2018 के कंपैरिजन से। यूएस वुमेन्स टीम ने 4 साल लगातार मेंस सॉकर टीम से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करा, और फिर भी प्राइज मनी के नाम पे उनको बस 7.5% मिला,
जो फ्रांस के मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया था 2018 के वर्ल्ड कप विन पर। अब आपको लगता होगा कि पेट्रियार्की से लड़कों को कितना फायदा होता है, लड़कों की जिंदगी कितनी आसान है। नहीं दोस्तों, पेट्रियार्कल सोच किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लड़कों पे एक अनड्यू प्रेशर बना रहता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, घर या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में। पेट्रियार्की लड़कों को डीह्यूमनाइज करती है, लड़कों को इमोशनली कैस्ट्रेट कर दिया जाता है, लड़कों को रोना अलाउड नहीं है। उनको कहा जाता है आदमी होके रोता है, बॉयज डोंट क्राई, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जब कोई लड़का डिप्रेस्ड होता है तो उसको अपने इमोशंस अंदर ही अंदर दबाने पे मजबूर कर दिया जाता है। अब पेट्रियार्कल सोच कैसे मेन को अफेक्ट करती है, इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है। टेल मी इन द कमेंट्स अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए। इंडिया ने इंटरनेशनली जेंडर इक्वालिटी के लिए कई कमिटमेंट्स करे हैं, जैसे 1993 में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को राटिफाई करना और यूएन इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करना, इंक्लूडिंग ऑल वुमेन पीस कीपिंग कंटिंजेंट्स भेजना। लेकिन इन एफर्ट्स को कई बार सिर्फ सुपरफिशियल बनाया गया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं आए। इंडिया ने अभी तक वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी पर नेशनल एक्शन प्लान नहीं बनाया, और CEDAW का पार्शियल रेटिफिकेशन भी डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स दिखाता है। इंडिया के जेंडर इनइक्वालिटी इश्यूज उनके ग्लोबल रेपुटेशन को भी अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एंड टेक एडवांसमेंट्स के बावजूद जेंडर इश्यूज इन अचीवमेंट्स को ओवरशैडो करते हैं। 2024 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया 127 से 129 पोजीशन पे गिर गया, स्पेशली एजुकेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के एरियाज में। इंडिया का रिलक्टेंस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स जैसे WPS को फुल्ली अडॉप्ट करने से भी इमेज अफेक्ट होती है। इंडिया को ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट पे फोकस करे, ना कि सिर्फ फॉर्मुलेशन पर। स्ट्रिक्ट लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और न्यू मेजर्स, पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। जेंडर इक्वालिटी को एक सोसाइटल नॉर्म बनना जरूरी है। इंटरनेशनल नॉर्म्स को फुल्ली रेटिफाई करना भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली CEDAW जैसे प्रोटोकॉल्स। बहुत सारी पॉलिसीज के बावजूद जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया की रैंक जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में 2022 में इंप्रूव हुई थी, पर जेंडर बेस्ड वायलेंस, फोर्स्ड मैरिजेस और ऑनर क्राइम्स अब भी बहुत कॉमन है, खासकर रूरल एरियाज में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता ही जा रहा है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वुमेन के नंबर्स काफी कम हैं। लोकसभा में सिर्फ 14.7% सीट्स वुमेन के पास हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सिर्फ 7 वुमेन हैं। हमने जो भी डिस्कस करा वो एक सैड और डिस्टर्बिंग रियलिटी का हिस्सा है। ये सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये रोज की जिंदगी के छोटी छोटी हरकतें और सोच का नतीजा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में सच में इक्वालिटी आए, तो सिर्फ लॉज और पॉलिसीज का होना काफी नहीं है। हम सबको अपने सोच को बदलना होगा, अपने एटीट्यूड को रिकंसिडर करना होगा। स्कूलों से लेके ऑफिसेज तक हर जगह अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हमारी सोच अगर पुरानी और बायस्ड है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सच में चाहते हैं कि तमिलनाडु और झारखंड जैसे इंसिडेंट्स ना हो, तो सबको अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। Insofar as the progress is made, it's still in its infancy. अगर हम इन गलत सोचों को रोकें, हमारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांगली एजुकेट करें, तभी हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी आ सकती है। हमारा यूथ, हमारा फ्यूचर स्कूल के कैंपसेस से शुरू होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम इस सोच को बदलें, खुद अपने एक्शंस को इम्प्रूव करें और अपने आसपास के लोगों को इनकरेज करें कि वो भी अवेयरनेस रेज करें। Change will come when we no longer keep these issues confined to closed rooms and whispered conversations. We must use our voices and platforms to speak up against discrimination, not just in the larger context, but in our everyday actions. Thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe to this channel to know more on how we can make the world a fairer place. Thank you.